नमस्कार। इस वीडियो में पढ़ेंगे विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ, यानी डब्ल्यूटीओ का इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या पड़ा। इम्पैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी में डब्ल्यूसी से क्या परिवर्तन आए, क्या इफेक्ट पड़ा डब्ल्यूटीओ का, पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा। ऐसा नहीं कि संस्था विवादों से घिरी हुई हो या विकसित देशों को ज़्यादा प्रॉफिट, विकासशील डेवलपमेंटेड कंट्रीज को कम फायदा मिला हो। क्या रहा इसका निर्णय, हम इसका निष्कर्ष समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इम्पैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी में डब्ल्यूटीओ का क्या प्रभाव पड़ा। हमने यहाँ पॉइंट दे रखे हैं। नंबर 1 है व्यापार विवादों का शांतिपूर्ण समाधान डब्ल्यूटीओ ने किया। व्यापार बिना भेदभाव से डब्ल्यूटीओ ने इसको प्रोत्साहन किया। स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई। जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, विकासशील राष्ट्रों की भागीदारी में वृद्धि हुई और व्यापार और विकास पूरा वर्ल्ड का हुआ। ये इसके मुख्य प्रभाव है। हम यहाँ इसका पॉजिटिवली अध्ययन करेंगे, अभी नेगेटिव अध्ययन इसका हम लोग नहीं करेंगे। किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में व्यापार का योगदान महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि व्यापार का लाभदायक योगदान है, जिसे हम रोजगार सृजन, उद्यमी विकास, नई कुशलता तथा ज्ञान तथा योग्यता लाने के रूप में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आए प्रतिबंध, गतिरोध तथा विवादों का हल करने तथा व्यापार करने वाले राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सहयोग करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता थी, जिसे पहले गेट के रूप में आंशिक सफलता तथा बाद में 1995 में विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के रूप में स्थापित हुआ। डब्ल्यूटीओ के जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं वे व्यापार को बढ़ाने वाले तथा भेदभाव को समाप्त कर स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देने वाले हैं। स्वतंत्र व्यापार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाता है, साथ ही तकनीकी प्रगति को भी बढ़ावा देता है। द्वितीय युद्ध के बाद विकसित राष्ट्रों ने अनेक प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क प्रतिबंध लगाए, फलतः विश्व व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। राष्ट्रों में बेरोजगारी बढ़ी और खर्चों में कटौती के कारण सरकारी बजट संकुचित हुए, जिससे मंदी का प्रभाव भयानक हुआ। इन सबसे निपटने का उपाय व्यापार को बढ़ाने के लिए इस पर लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त या कम करने के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में गेट की स्थापना 1948 में हुई, जिससे यद्यपि प्रशुल्क को कम करने तथा व्यापार को बढ़ाने में आंशिक सफलता हासिल की। बाद में अथक प्रयासों से एक लंबी जद्दोजहद के बाद 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई, जो एक स्थायी संस्था के रूप में व्यापार विवादों को समाप्त करने तथा व्यापार को विकास का माध्यम बनाने हेतु प्रयत्न है। गेट तथा डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत आए विश्व व्यापार तथा आर्थिक विकास का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े, इसका विश्लेषण हम आपको बता रहे हैं पॉइंट वाइज। नंबर 1 है व्यापार विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। गेट के अंतर्गत व्यापार विवादों का हल बहुपक्षीय व्यापार समझौते के अंतर्गत विवाद हल व्यवस्था के द्वारा करती थी, जो कानून सम्मत नहीं थी, अर्थात राष्ट्र के विरुद्ध निर्णय की क्रियान्विति की कोई प्रभावशाली व्यवस्था नहीं थी जो दूसरे राष्ट्रों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। अतः गेट के अंतर्गत विकासशील राष्ट्रों की कोई सुनवाई नहीं होती थी, परंतु डब्ल्यूटीओ की स्थापना में एक राष्ट्र एक मत, वन नेशन वन वोट का सिद्धांत लागू होता है। अतः प्रत्येक राष्ट्र सदस्य राष्ट्र की हैसियत बिना किसी भेदभाव के समान है। कोई भी राष्ट्र जिसे अपने व्यापार पर किसी दूसरे राष्ट्र की भेदपूर्ण नीति से आर्थिक हानि हुई, उसे डब्ल्यूटीओ के डीएसपी के पास जाने और पक्षपात रहित हल निकालने में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। डीएसपी के अंतर्गत यह अनिवार्यता है कि पहले दोनों पक्षों के आपसी विचार विमर्श के पर्याप्त मौका मिले और जहाँ तक संभव हो आपसी विचार विमर्श से ही हल निकाला जाए। तभी 1995 से 2009 के बीच लगभग 400 विवादों में से आधे से अधिक विवादों का हल तो शांतिपूर्ण विचार विमर्श से ही संभव हुआ। अतः डब्ल्यूटीओ राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में न सही व्यापार के मामलों में तो शांतिपूर्ण हल करने में सफल हुआ है। इससे न केवल विश्व शांति में वृद्धि होती है, अपितु राष्ट्रों में आपसी सहयोग व समन्वयता भी बढ़ता है। दूसरा पॉइंट है व्यापार बिना भेदभाव के, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन।
गेट तथा WTO का सबसे बड़ा सिद्धांत व्यापार बिना भेदभाव के होने को प्रोत्साहित करता है। इसके लिए यह मोस्ट फेवरेट नेशन MFN सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अंतर्गत यदि कोई राष्ट्र अपने किसी अन्य व्यापार साथी राष्ट्र को कोई विशेष रियायत या लाभ देता है तो MFN के अंतर्गत ऐसी रियायत स्वतः अन्य सभी राष्ट्रों को अपना आप ही मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अतः कोई सदस्य राष्ट्र ऐसी कोई रियायत नहीं दे सकता, फलतः व्यापार में भेदभाव संभव नहीं है। ये सिद्धांत गरीब तथा कमजोर राष्ट्रों के लिए विशेष लाभदायक है, क्योंकि वे राष्ट्र बड़े और शक्तिशाली राष्ट्रों के विरुद्ध अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। ये सिद्धांत सभी सदस्य राष्ट्रों को एक दूसरे से व्यापार करने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो व्यापार बिना भेदभाव के, इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा इफेक्टिव वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़ा। तीसरा स्वतंत्र व्यापार, जैसे कि हमने पॉइंट में दिखा रखा है, स्वतंत्र व्यापार। गेटवे WTO का प्रमुख कार्य व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंधों और अवरोधों को अंततः समाप्त कर राष्ट्रों के बीच स्वतंत्र व्यापार की स्थितियां पैदा करना है। यह व्यवस्था गरीब देशों को बाध्य नहीं करती, बल्कि प्रसुलों के व अन्य प्रतिबंधों को धीरे धीरे समाप्त करने को प्रोत्साहन करती है, ताकि इन राष्ट्रों में अनावश्यक असंतुलन या बिखराव पैदा न हो। कोई भी सुधारात्मक कदम उठाने में गरीब राष्ट्रों को समायोजन के लिए पर्याप्त समय तथा अवसर दिया जाता है। स्वतंत्र व्यापार सदैव प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है, जो आगे चलकर कार्य कुशलता व उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। नंबर 4 पॉइंट है विकासशील राष्ट्रों में भागीदारी में वृद्धि, इंक्रीज इन डेवलपमेंट कंट्रीज पार्टिसिपेशन। यद्यपि विकासशील राष्ट्रों की बहुपक्षीय व्यापार वार्ता में भागीदारी लगातार बढ़ रही है, फिर भी यह पाया गया है कि गेट के सम्मेलनों में अधिकांश रूप में ये राष्ट्र मूक दर्शक तथा शांत रहे, जिससे उन्हें हानि उठानी पड़ी। माइकल फिंजर के अनुसार थ्रू गेट टोक्यो राउंड दैट एंड इन 1978 डेवलपिंग कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस वाज either passive or defensive. Developing countries have been described as a victim of the traps and the pitfalls, harassment and the indifference. Furthermore, developing countries are said to have remained silent due to their ignorance of the issue of fear of developing countries' response and offered at best stiff resistance and sudden collapse. उपरोक्त कथन किसी हद तक यह उचित जान पड़ता है, किंतु 1990 के बाद से जब से विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक विकास दर तीव्र हुई है और वे व्यापार से लाभ उठाने लगे, उनकी बहुपक्षीय वार्ताओं में विचार विमर्श की क्षमता और दक्षता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। आश्चर्यजनक वृद्धि उसमें हुई है। कहने का मतलब ये हुआ कि 1990 के बाद में डेवलपमेंट कंट्रीज में भी थोड़ा सा विकास हुआ, इनकी इकोनॉमी थोड़ा डेवलप की है। इसके कारण अब ये बहुपक्षीय वार्ताओं में विचार विमर्श करने लगे और अपना पक्ष रखने लगे। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि यह अंगीकार कर लिया गया है कि विकसित राष्ट्रों से वाद विवाद करने में एकजुटता होना आवश्यक है, और यह सोचने के लिए बाध्य हो गए कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है, कि सिद्धांत पर बिना चले विकासशील राष्ट्रों का भला नहीं हो सकता। इसलिए उनकी सदस्यता में लगातार वृद्धि होती रही और 1948 में गेट की स्थापना पर 23 अनुमत राष्ट्रों में से 10 विकासशील राष्ट्र थे, जो 1960 में 37 में से 21 विकासशील राष्ट्र थे, और 1970 के आते संतुलन विकसित राष्ट्रों की जगह विकासशील राष्ट्रों के पक्ष में हो गया, जब 1970 में 77 राष्ट्रों में से केवल 27 विकसित थे और बाकी सब विकासशील थे। 1987 में 95 में से 66 विकासशील, 29 विकसित राष्ट्र। इस प्रकार गेट के चक्कर वार्ताओं में विकासशील राष्ट्रों की उपस्थिति लगातार बढ़ती गई, जहां कैनेडा राउंड में 25 थी तो टोक्यो में 68, उरुग्वे में 76, दोहा में 153 में से 70% से अधिक राष्ट्र विकासशील राष्ट्र। कहने का मतलब है कि विकासशील राष्ट्रों की भागीदारी में वृद्धि हुई, इंक्रीज इन डेवलपमेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट, विकासशील राष्ट्रों की भागीदारी में वृद्धि। विकासशील राष्ट्रों की सदस्यता में लगातार वृद्धि का कारण यह रहा कि इन राष्ट्रों में धीरे धीरे जागरूकता आई। एक तो यह सोच कि व्यापार विकास का इंजन है, अतः उन्हें अधिक व्यापार की स्थितियाँ पैदा करनी चाहिए। दूसरा, विकसित राष्ट्रों से मोल भाव करने के लिए विकासशील राष्ट्र जितने अधिक एक होंगे, आपसी सहयोग एकता बनाएंगे, उतने ही विश्व व्यापार में वो लाभ उठा सकेंगे। आज विकासशील राष्ट्रों में अनेक गुट बहुत सक्रिय हैं, प्रभावशाली हो गए हैं, जिनमें भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और अंतिम पॉइंट है व्यापार और विकास, ट्रेड एंड डेवलपमेंट।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले कुछ दशकों में आशातीत वृद्धि हुई है। 1985 से 2005 के बीच विश्व निर्यातों में 350% वृद्धि हुई और सकल घरेलू उत्पादन में भी 138% की वृद्धि हुई है। व्यापार को विकास का इंजन कहा गया है। जो भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़े उनके आर्थिक विकास दर अन्य राष्ट्रों की तुलना में तेज रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को व्यवस्थित कर कम से कम जोखिम भरा व हानिकारक न होने देने में गेट तथा WTO का योगदान कम करके नहीं आंका जा सकता। व्यापार जनित विवादों को सलाह विमर्श से शांति और सहयोग से हल करने की WTO की DSP एक महत्वपूर्ण WTO की व्यवस्था है जो व्यापार को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। दोहा विकास एजेंडा के चक्रवार्ताओं में व्यापार के सभी विषय शामिल कर लिए गए। यद्यपि कुछ विषयों में विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच तीव्र मतभेद हैं, किंतु WTO एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां शांतिपूर्ण समझा बुझा और आपसी सहयोग बढ़ाकर गरीब देशों के हितों का विशेष ध्यान रखकर समझौते किए जाने संभव है। और WTO इसी दिशा में बिना कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हुए पूरी कुशलता से अपने कार्यों को संपादित करने में लग रहा हुआ है। यह अच्छी बात है कि WTO के माध्यम से वर्ल्ड इकोनॉमी में रिफॉर्म आया, सुधार आया, विकास आया, सभी की GDP बढ़ी है। लेकिन फिर भी ये अपने इसके कुछ जो मूलभूत सिद्धांत है उसे थोड़ा सा भटक गया। आज भी इसमें विकसित देशों का प्रभाव दबदबा है। विशेष तौर पर अमेरिका अपनी इच्छा से सदस्य राष्ट्रों को अपने पक्ष में वोटिंग कराता है और इसके निर्णय को प्रभावित करने में सफल रहा है। लेकिन फिर भी आज ब्रिक्स के द्वारा या विकासशील राष्ट्रों के द्वारा इसमें अपनी बातें रखी जाती है और एक संघर्ष चल रहा है इकोनॉमी में। इससे बहुत कुछ विकसित राष्ट्रों को फ़ायदा भी हुआ है। धन्यवाद।